आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से निकले कुछ विचारों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये किताब मतलब लेखक के दो पिताओं, एक अमीर और एक गरीब की बिल्कुल अलग सोच और सलाह पर आधारित है। तो देखते हैं कि पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह वो कहाँ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और पैसे को लेकर सोचने के कुछ नए सिद्धांत क्या हैं। सही कहा। देखिए, पारंपरिक शिक्षा और हमारी परवरिश भी वो अक्सर हमें एक अच्छी नौकरी ढूंढकर पैसा कमाना सिखाती है। पर पैसा मैनेज कैसे करें? हाँ बिल्कुल, उस पैसे का प्रबंधन कैसे करें या उसे अपने लिए और पैसा बनाने में कैसे लगाएं, ये अक्सर नहीं सिखाया जाता। अच्छा। और यहीं पर वो फाइनेंशियल लिटरेसी या कहें कि पैसे की सीधी साधी समझ, उसका महत्व सामने आता है। और इसी समझ की कमी के कारण मतलब कई पढ़े लिखे लोग भी वो एक अंतहीन चक्कर में फंस जाते हैं। किताब में उसे रैट रेस कहा गया है। अच्छा, ये रैट रेस, ये शब्द सुना है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो नौकरी करो, पैसे कमाओ, फिर बिल भरो, हाँ, थोड़ी ज्यादा चीजें खरीदो, फिर और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो और मेहनत करो, शायद थोड़ा कर्ज भी लो। हाँ कर्ज भी लो, और ये सिलसिला बस चलता रहता है एक पहिए की तरह। समझ गया। जैसे लेखक के गरीब पर पढ़े लिखे डैड की सलाह थी, भाई खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। ये तो हम सब ने सुना है। बिल्कुल, ये बहुत आम सलाह है। जबकि उनके अमीर डैड जो औपचारिक रूप से उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी सलाह एकदम उल्टी थी। अच्छा, क्या कहते थे वो? वो कहते थे, पैसे के काम चलने का तरीका सीखो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहो। वाह, ये तो मतलब सोच का ही फर्क है पूरा। हाँ, ये सिर्फ सलाह का नहीं, पूरी मानसिकता का, माइंडसेट का फर्क है। याद है किताब में वो बताते हैं कैसे उन्होंने अपने अमीर डैड के लिए पहले बहुत कम पैसों पर काम किया। हाँ, शायद 10 सेंट प्रति घंटा या कुछ ऐसा। और फिर तो मुफ्त में भी काम किया। हाँ, मुफ्त में भी। वो क्यों? ताकि वो पैसे के नियमों को समझ सकें। उनका लक्ष्य सिर्फ तनख्वाह कमाना नहीं था, बल्कि सीखना था कि पैसा काम कैसे करता है। तो वो सबसे बड़ा सबक, क्या कहें कि सबसे जरूरी नियम क्या था जो उन्होंने सीखा? देखिए, सबसे बुनियादी और शायद सबसे अहम सबक है संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी, इसके बीच का साफ फर्क समझना। एसेट और लायबिलिटी। हाँ, बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें तो संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर बनने का पहला नियम कियोसाकी के अनुसार बस यही है, इस अंतर को ठीक से जानें और लगातार संपत्ति खरीदें। पर क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका जो घर है वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, और यहीं पर पारंपरिक सोच और कियोसाकी के सोच में एक बड़ा टकराव आता है। अच्छा। उनके अनुसार आपका अपना घर जिसमें आप रह रहे हैं वो अक्सर एक दायित्व होता है, संपत्ति नहीं। दायित्व कैसे? क्योंकि वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालता रहता है, जैसे घर के लोन की किश्तें, मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। बात तो सही है। जब तक वो घर आपको रेंटल इनकम मतलब किराया कमाकर नहीं दे रहा, वो असल में आपकी देनदारी बढ़ा रहा है, आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग ऐसी संपत्तियां बनाने पर ध्यान देते हैं जो कैश फ्लो पैदा करती हैं, मतलब जिनसे लगातार पैसा आता रहे। जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस, या फिर बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी। अच्छा। जबकि कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर दायित्वों को ही संपत्ति समझकर खरीदते और इकट्ठा करते रहते हैं। समझ गया। किताब में कैश फ्लो नाम के बोर्ड गेम का भी जिक्र है, वो शायद इसी चीज को सिखाने के लिए है। बिल्कुल, वो गेम इसी रैट रेस से निकलने का एक तरह का सिमुलेशन है, एक अभ्यास है। कैसे? वो सिखाता है कि कैसे धीरे धीरे संपत्तियां बनाकर अपनी पैसिव इनकम, यानी वो आय जिसके लिए आपको लगातार काम न करना पड़े, उसको इतना बढ़ाया जाए कि वो आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए, ताकि आप नौकरी पर निर्भर ना रहें। एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, मानसिकता, माइंडसेट वो भी उतनी ही जरूरी है। किस तरह की मानसिकता? जैसे डर पर काबू पाना, नौकरी छूटने का डर या पैसा खोने का डर, और आत्मसंदेह मतलब खुद पर शक करना, ये सबसे बड़ी रुकावटें बन सकती हैं। जैसे ये सोचना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। अमीर डैड की सोच थी पूछने की, मैं इससे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये कैसे वाला सवाल सोचने का तरीका बदल देता है, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। और किताब में एक और बात थी,
अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस, इसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि अपनी दिन की नौकरी जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अपना असली ध्यान अपने बिजनेस पर रखिए। और यहाँ बिजनेस का मतलब है आपका संपत्ति वाला कॉलम। अच्छा, मतलब जॉब के साथ साथ एसेट बनाने पर फोकस करो। हाँ, आपकी नौकरी आपके बिल भर सकती है, लेकिन असली दौलत, वेल्थ, वो आपके संपत्ति वाले कॉलम से बनती है। और यहाँ सोच की शक्ति बहुत बड़ी है। अमीर डैड कहते थे, कंगाल होना अस्थायी है, गरीब होना शाश्वत है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब गरीबी एक मानसिकता है। हाँ, काफी हद तक ये नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। और साथ ही अच्छी फाइनेंशियल आदतें डालना भी बहुत जरूरी है। जैसे वो कहते हैं, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। मतलब सेविंग्स पहले? हाँ, मतलब कमाई आते ही पहले बचत और निवेश के लिए पैसा अलग निकालें और फिर बाकी खर्च करें, ना कि सब खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचाएं। ये तो उल्टा तरीका है जो ज्यादातर लोग करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी कमाई करने वाले लोग भी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जिनकी तनख्वाह अच्छी होती है, वो भी पैसे की तंगी में हो सकते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल समझ कम हो। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और अक्सर होते भी हैं। वित्तीय संघर्ष का कारण अक्सर आय की कमी नहीं होती, बल्कि वित्तीय ज्ञान की कमी होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। इसीलिए लगातार सीखते रहना, अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है। दुनिया, मार्केट, वो लगातार हमें फीडबैक दे रही है, जैसे वो बोर्ड गेम। हमें बस उस फीडबैक को समझना है और उससे सीखना है। मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना है या ज्यादा कमाना काफी नहीं है? नहीं, वो रैट रेस से निकलने की गारंटी नहीं है। वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वो ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें, जो की टेकअवेज हैं, वो क्या हुई? एक तो ये रैट रेस का जाल पहचानना। हाँ, और उससे बचने की कोशिश करना। दूसरा, संपत्ति और दायित्व के बीच का वो जरूरी फर्क समझना। बिल्कुल, ये सबसे अहम है। फिर फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब पैसे की समझ बढ़ाने की जरूरत। हाँ, और लगातार सीखते रहना। और आखिर में अपनी सोच, अपना माइंडसेट और अपने डर पर काबू पाना। सही कहा। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो एक मानसिकता और ज्ञान का खेल ज्यादा है, सिर्फ पैसों का नहीं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। हम देखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो अकादमिक और प्रोफेशनल स्किल्स पर तो बहुत जोर देती है, पर फाइनेंशियल स्किल्स, पैसे की समझ, वो अक्सर पीछे छूट जाती है। तो आज कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी इनकम कम हो या ज्यादा, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने की दिशा में पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकता है?